नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे किशोरावस्था के प्रमुख एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और किशोरावस्था का ये एक प्रमुख सिद्धांत है। ये चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का ये बेसिक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कोल्सबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोल्सबर्ग का ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? सबसे पहले तो कोल्सबर्ग ने दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोल्सबर्ग ने 1927 से 1987 में 1969 में नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टाइम था, मतलब 1927 में जन्म हुआ है, 1987 में इसकी डेथ हुई है इनकी। तो इन्होंने 1969 में एक नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस सिद्धांत में 2 बार संशोधन किया है। 1981 और 1984 में 2 बार इन्होंने संशोधन किया है। तो ये सिद्धांत किसका है? पहली बात तो यही क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोल्सबर्ग। लॉरेंस कोल्सबर्ग ने यह सिद्धांत दिया है और इस पर 2 बार इन्होंने संशोधन किया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें देखें, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। पहली पुस्तक का नाम है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सेकंड पुस्तक लिखी है इन्होंने द फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। थर्ड पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ये 3 किताबें इन्होंने प्रमुखतः जो लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से ये 3 पुस्तकें जो इनकी परीक्षा में ज्यादातर परीक्षा में पूछी जाती हैं वो आपके सामने है। एक फर्स्ट है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, सेकंड है फिलोसॉफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट और थर्ड है साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये किताबें लॉरेंस कोल्सबर्ग की हैं और ये परीक्षा में अधिकतर बार पूछी जाती है। आइए आगे जानकारी देखते हैं। लॉरेंस कोल्सबर्ग ने 10 से 16 वर्ष में 72 बच्चों का नैतिक विकास का प्रयोग किया। ठीक है, तो इन्होंने 10 से 16 वर्ष की एज के 72 बच्चे लिए और उनका नैतिक विकास का प्रयोग किया। उन 72 बच्चों पर नैतिक विकास का प्रयोग किया, इसलिए इस सिद्धांत को नैतिक त्रिकणा वर्ष भी कहा जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत में 3 स्तर पर 6 अवस्थाएं बताई। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तरों में 6 अवस्थाओं का अध्ययन किया है इन्होंने। तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी थी हम आगे देखने वाले हैं। आगे जानकारी देखते हैं। इन्होंने नैतिक विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिक विकास की 11 कहानियां लिखी। ठीक है, तो 11 कहानियां ली। अभी 11 कहानियां, जिसमें से एक प्रमुख कहानी हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है कि कोल्सबर्ग ने कहानियों में बच्चों को कहानी सुनाई। ठीक है, और उसका जो नैतिक विकास का अध्ययन किया। ठीक है, तो इन्होंने एक कहानी है जो प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध कहानी है इनकी, वो है हाइनज की कहानी, यानी कि हिंज की कहानी है। अब ये हाइनज कौन था? एक कहानी में एक पात्र है। अब इस कहानी को ढंग से हम सुना नहीं है आपको। तो हाइनज एक व्यक्ति है और इसकी एक पत्नी थी और उस पत्नी क्या है, बीमार पड़ गई थी, किसी कारणवश से बीमार हो गई थी। ठीक है, हाइनज की पत्नी क्या हो गई, बीमार हो गई और डॉक्टरों ने उनके लिए एक दवा लिखी। दवा का नाम था रेडियन दवा। ठीक है, कौन सी दवा थी? रेडियन दवा। ठीक है, रेडियम दवा थी। अब ये रेडियम दवा बनाने वाली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और इस कंपनी ने जब वो दवा बनाई थी तो ये कंपनी की इस नाम की दवा डॉक्टर ने उनको उसकी पत्नी के लिए लिखी। लेकिन जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इस दवा का निर्माण करती थी, उन्होंने इस दवा का जो लागत रखी थी, कीमत रखी थी, वह लागत से 10 गुना रखी थी। और जबकि ये एक गरीब था, इसके पास में पैसे नहीं थे उसको खरीदने के लिए, तो ये उस एक मेडिकल शॉप पे जाता है। ठीक है, और वहां से ये दवा मांगता है। ठीक है, और दवा मांगता है और पैसे उधार देने के लिए, इस दवा को उधार देने के लिए वो कहता है।
लेकिन जब वो फार्मासिस्ट कंपनी इसे दवा देने से इनकार कर देती है, ठीक है, इनकार कर देती है, ठीक है, तो काफी रिक्वेस्ट करता है, बाद में पैसे देने की भी कहता है कि बाद में पैसे जमा करके मैं वापस दे दूंगा, यानी कि उधार दे दूंगा, ठीक है, लेकिन फार्मासिस्ट कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया इसे देने से। तो मजबूर होकर हाइनेज ने क्या किया, मजबूर होकर हाइनेज ने इस दवा को चुराने के बारे में सोचा और इस दवा को चुरा कर ले गया, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्या नैतिक विकास में, नैतिक जो विकास है यानी कि नैतिकता का जो गुण है, क्या हाइनेज को ऐसा करना चाहिए था कि उसकी दवा की चोरी करनी चाहिए, ये कहां तक गलत है या कहां तक सही है, ये इस कहानी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 11 कहानियों में से ये एक इंपॉर्टेंट कहानी थी। इसमें नैतिक विकास को जानकारी देखने के लिए इस हाइनेज की कहानी पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्या वाकई में उसको चोरी करनी चाहिए थी। अगर वो चोरी नहीं करता दोस्तों, अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी डेफिनेटली मर जाती, ठीक है, और इसलिए उसको ये चोरी करनी पड़ी, ठीक है। तो क्या ये चोरी उसकी सही है एक तरह से या फिर गलत है, ये आप अपने कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार की कहानी थी। आगे देखते हैं। इन 11 कहानियों में से ये एक प्रमुख कहानी थी जो हाइनेज की है, जो कोल्सबर्ग द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब देखें, इसमें से कोल्सबर्ग ने इस कहानी पर निष्कर्ष निकाला, ठीक है। इन्होंने 20 बच्चों के साक्षात्कार कर और कहानी सुनाकर उससे क्वेश्चन पूछे और उसके आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो हमने देखा, ये कौन से नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये वही नैतिक विकास का सिद्धांत है जो उन्होंने दिया है। इनमें 6 अवस्थाएं बताई। कौन सी 6 अवस्थाएं हैं, आइए देखते हैं। पहली अवस्था है प्री कंडीशनल स्टेज या पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था, पहली अवस्था है। 3 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं, जिसमें पहला स्तर है प्री कंडीशनल स्टेज या पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था। इस अवस्था की एज, बच्चे की एज रखी गई है 4 से 10, ठीक है ना, यानी कि शिष्यावस्था। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक नैतिक विकास का अभाव रहता है। क्या 4 साल का विकास, 4 साल का बालक है या 10 साल का बालक है, तो इसमें नैतिक विकास, नैतिकता का अभाव होगा ही, सही, बिल्कुल, क्योंकि नैतिक मूल्यों को नहीं जानता है। अभी वो क्या है, बहुत छोटा है, तो नैतिक मूल्यों को नहीं जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। परंतु बालक नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस अवस्था में नैतिक विकास का अभाव लेता है, लेकिन बालक में नैतिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों को देखकर नैतिक बातें सीखता है, ठीक है। अपने बड़ों परिवार के, अपने बड़ों को या वयस्क सदस्यों को देखकर नैतिक विकास की बातें सीखता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। वह जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात बाह्य घटनाओं के आधार पर ही सही गलत बताता है, ठीक है। तो बाह्य घटनाओं के आधार पर ही सही गलत बताता है। बालक में तर्क और चिंतन के आधार पर बाहरी घटना होती है। तो इस अवस्था में 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो प्री कंडीशनल अवस्था है यहाँ, पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था। एज है 4 से 10 वर्ष की, और इसमें बच्चे का जो नैतिक विकास है, यानी कि नैतिकता का अभाव पाया जाता है बच्चे में, और इसमें नैतिकता के गुण विकसित होने लग जाते हैं। वो अपने बड़ों को देखकर ही नैतिक विकास की बातें सीखता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। जैसा वो देखता है वैसा ही इस अवस्था में सीखता है, ठीक है। कहां तक कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, वो इसी आधार पर तर्क वितर्क करके बाहरी घटनाओं को देखकर ही अनुमान लगाता है। तो इस अवस्था में 2 अवस्थाएं हैं, और ये 2 अवस्था कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो इस स्तर पर 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड मिल रहा है, ठीक है। अगर उसे दंड नहीं दिया जाए तो बालक आज्ञा का पालन नहीं करे। तो इस अवस्था में यही है कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था है, मतलब बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो आज्ञा नहीं मानेगा तो उसे दंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मूलकता की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बालक अहम का भाव रहता है। इस अवस्था में बालक में अहम का भाव
हो जाता है। ठीक है, बालक अहम ही हो जाता है, अहमता का भाव हो जाता है। तो दो अवस्था है, पहली प्री कंडीशनल अवस्था में दो अवस्था है, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी है अहंकार की अवस्था, अहंकार की अवस्था। ठीक है, अब सेकंड जो स्तर है, दूसरा स्तर है कंडीशनल स्टेज या पारंपरिक या परंपरागत अवस्था। इसमें 10 से 13 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक नैतिक विकास होता है और इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर, उनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। इस अवस्था में दो अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है, बच्चा पढ़ने लिखने लग जाता है, समाज के अच्छे अच्छे समाज और संस्कृति के बारे में जानने लग जाता है और इसी अवस्था में सबसे ज्यादा नैतिक विकास बालक में देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में दो अवस्थाएं होती है। अब ये दो अवस्थाएं कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, मतलब बच्चे की जितनी प्रशंसा करोगे उसमें नैतिक विकास का गुण उतना ही होने लग जाता है। नैतिक यानी कि प्रशंसा की अवस्था या उत्तम बालक या अच्छी लड़की की अवस्था, बच्चे को कहा जाता है ये सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा उत्तम बालक है या सबसे इंटेलिजेंट बालक है। तो ये ऐसा कहने से उसमें मोटिवेशन मिलता है और वह अपने नैतिक विकास को प्रदर्शित करने लग जाता है, यानी कि नैतिक विकास करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रशंसा की अवस्था है। प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था को बालक की प्रशंसा माना जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक प्रशंसनीय हो जाता है। ठीक है, अगला है सेकंड, इसकी सेकंड अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, बालक समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के प्रति सम्मानता रखता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसी अवस्था में, इसी स्तर पर यानी कि सेकंड स्तर पर ही विकास होता है, नैतिक विकास। अब थर्ड अवस्था की बात करें, पोस्ट कंडीशनल स्टेज यानी कि पोस्ट या उत्तर पारंपरिक अवस्था। इस अवस्था की एज होती है 13 वर्ष से ज्यादा। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक नैतिक विकास में लगभग पूर्ण हो चुका है। अब नैतिक विकास अब वो पूरी तरह से जान लेगा है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, अपने मोरल जो राइट्स है वो पहचानने लग जाता है, नैतिक विकास पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से नैतिक विकास कर लेता है और इसी के आधार पर वह अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को वो खुद सोचने लग जाता है। तो इस अवस्था में भी दो अवस्थाएं हैं, आइए देखते हैं कौन सी अवस्था है। पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, बालक को कई परिस्थितियों में समाज में समझौता करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस अवस्था में जब वो आ जाता है तो बालक को कई परिस्थितियों में समाज जो नियम बनाए हैं उस समझौतों के अनुसार उसको समझौता करना पड़ता है। अगला है विवेक की अवस्था या सार्वत्रिक नैतिक परख सिद्धांत उन्मुखता की अवस्था, यानी कि विवेक की अवस्था या सार्वत्रिक नैतिक परख सिद्धांत उन्मुखता की अवस्था। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिंदा से बचने के लिए प्रेरणा अधिक होती है। ये अवस्था सामाजिक स्तर पर उच्चतम होती है। ये अवस्था सामाजिक स्तर पर क्या होती है, उच्चतम होती है। तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सी अवस्था है जो कोल्सबर्ग ने सबसे उत्तम और सामाजिक अवस्था को बताया है, तो वो है विवेक की अवस्था, क्योंकि इसमें वो अपने विवेक का प्रयोग करने लग जाता है वाचक। आगे देखते हैं, इस अवस्था के अंतर्गत किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक विकास यानी कि नैतिक नियमों एवं नैतिकता का गुण विद्यमान होने लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं। ये है कोल्सबर्ग का जो हमने देखा, इसको पिरामिड रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, प्री कंडीशनल स्टेज होती है 4 से 10 वर्ष की। इसमें अहंकार और आगे की अवस्था होती है। पहली अवस्था आगे की या दंड की अवस्था होती है, दूसरी अहम की अवस्था यानी कि अहम बालक हो जाता है। उसके बाद कन्वेंशनल यानी कि कन्वेंशनल प्री कंडीशनल थ्योरी इसमें कहते हैं। तो इसमें 13 से 16 वर्ष की एज होती है और इसमें बालक उत्तम या लड़का उत्तम या लड़की उत्तम और सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की भावना, ठीक है, ये अवस्था होती है। अगली है पोस्ट कंडीशनल। इसमें पहली अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था यानी कि 13 वर्ष से बाद की अवस्था है। तो ये कोल्सबर्ग की 6 अवस्थाएं इस प्रकार दे रखी है जो पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर दिखाई दिए हैं। ठीक है, कोल्सबर्ग ने इसमें संशोधन किया और इसमें 5 अवस्थाएं बताई है।
ठीक है। वर्तमान में ये प्रचलित अवस्था कितनी है? 5 है। ठीक है, तो इनको देखते हैं कौन कौन सी अवस्था है। पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की है। स्व केंद्रित अवस्था, यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, यह है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की एज की, यानी कि किशोरावस्था प्रारंभ कर देता है यहाँ से। उसके बाद है आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था, ये 13 वर्ष से 18 वर्ष की है, यानी कि पूर्व किशोरावस्था है, यानी कि चौथी अवस्था है जो किशोरावस्था है। ठीक है, और इसके पहले की किशोरावस्था के प्रारंभ की अवस्था है 7 से 12। ठीक है, और ये है आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था, ये 13 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है। उसके बाद की आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था है जो 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये कोल्सबर्ग की वर्तमान में प्रचलित 5 अवस्थाएं हैं। उन्होंने जब इस सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, तब इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी, 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं। वर्तमान में ये 5 अवस्थाएं कोल्सबर्ग के सिद्धांत की, नैतिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं प्रचलित हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।